बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रज़ा सैयद इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। बिलतमीद ताज़ा तरीन जो आज की खबरें उनकी जानिब चलते हैं। दो मावनीन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म की टीम के उन्होंने बिलतरतीब आज अपने इस्तीफ़े पेश किए और कुछ देर के बाद उनके इस्तीफ़ों को कबूल किए जाने का सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जिससे इस बात को तक़वियत मिल गई, बल्कि यकीन में तब्दील हो गया कि ये दोनों इस्तीफ़े रज़ाकाराना नहीं थे, बल्कि इनको कहा गया था वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से कि ये अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाएँ। बहुत सी चमागोइयाँ चल रही हैं, क्या वजूहात रही। मुमकिन तौर पर तानिया दुरुस्त साहिबा पहला जो शिकार हुई इस सारे मामले का, डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव को लीड कर रही थी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। ये पोर्टफोलियो भी पहली मरतबा यानी इनके लिए ही बनाया गया था। अब देखना ये है कि तानिया दुरुस्त साहिबा के जाने के बाद डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव का क्या होता है। आया कि ये जारी रहेगा और इनकी जगह कोई और आ जाएगा, या ये इनिशिएटिव भी इनके साथ ही वापस चला जाएगा। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक़ मारूफ शख्सियत, पाकिस्तान में ज़रा मिक्स्ड किस्म की शोहरत थी इनकी, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म की टीम का कलीदी हिस्सा थे। कोविड में इत्तफ़ाक़ कहिए या अपॉर्चुनिटी कहिए कि डिज़ास्टर में अहमियत बढ़ती चली गई इनके पोर्टफोलियो की। इस दौरान दवाओं की कीमतों में मुसलसल इजाफे का ट्रेंड जारी रहा और कुछ मुतनाज़ा किस्म की इंपोर्ट्स भी हुई, जिसके बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का मुश्किलात का सफ़र वहाँ से शुरू हो गया। बड़ा पैनल है, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मोहतरम जनाब नासिर बेग चुग़ताई साहब कराची से हमारे साथ हैं। सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब अमीर अब्बास साहब मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ हैं। जनाब शकील रामे साहब तजज़ियाकार की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो में प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब सीनियर तजज़ियाकार की हैसियत से मौजूद हैं। नासिर बेग चुग़ताई साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। चुग़ताई साहब, एक्सपेक्टेड था ये इस्तीफ़े आने, या आपको आपके लिए गैर मुतवक्का था ये इस्तीफ़ों का आज का इक़दाम? नहीं, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं कहूँ कि मुझे तवक्को थी इसकी, तो मुझे तवक्को नहीं, मतलब इस तरह के अंदाज की मुझे तवक्को बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। लेकिन आज की जो सूरत हाल डेवलपमेंट हुई है वो स्ट्रेंज इसलिए है कि यहाँ पर अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि इनको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझूं या क्या समझूं। तो कहते ये हैं कि इनको कहा गया है कि जी खुदा हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच, जी, आपकी खिदमत की ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं रही हमको। मेरा ख्याल ये है कि ये अरसे से मामला पल रहा था। अच्छा। ये प्राइम मिनिस्टर ने कप्तान पर अपनी नापसंदगी का इज़हार किया था, इस तरह ट्वीट किया गया। फिर हिंदुस्तान से दवाओं की दरामद जो थी वो एक बड़ा स्कैंडल था, बड़ा मसला था, और वो काबीना के फैसले के बरक्स था। सही है कि हिंदुस्तान पर पाबंदी लगा दी गई थी, वहाँ से दवाएं इम्पोर्ट की गई, और ज़ाहिर बल्बा मिर्ज़ा साहब पे गिरा। फिर उसके बाद और भी इशूज़ आया, सब मास्क का इशू आया, तो मास्क उनमें क्लियर हो गए, वो बिल्कुल हमारी बात भी हो रही थी, वो क्लियर उसमें हो गए थे। एक प्रोफेशनल आदमी था, एक अच्छा आदमी था, और ज़ाहिर खो दिया, और क्यों खो दिया हमने इसका नहीं मुझे। लेकिन जहाँ तक तानिया बीबी का ताल्लुक है, मैं बार बार ये पहले भी कहता रहा हूँ कि उनका कोई यहाँ पर मसरफ नहीं था। वो यहाँ क्या करने आई थी ये मुझे पता नहीं, डिजिटल पाकिस्तान क्या था ये पता नहीं। जहांगीर तरीन साहब को लेकर आए थे, जहांगीर तरीन साहब चले गए, वो अपने आप को तनहा महसूस कर रही थी, आइसोलेशन में चली गई थी, और पीटीआई की जो पॉलिटिक्स अंदर की उससे खाइफ थी, तो शायद वो वजह हो। लेकिन अगर इस्तीफा दिया है तो, लेकिन अगर इस्तीफा नहीं दिया और लिया गया है तो जो वजह है वो यही होंगी कि डिजिटल पाकिस्तान नाकाम रहा है। फाउंडेशन बनाने के बाद उसने कोई काम नहीं किया, जिस दावों से आए थे तकरीब में जिनके ऐलानात हुए थे दावे पूरे नहीं हुए, और मिर्ज़ा साहब पे जो इल्ज़ामात थे शायद उनके बारे में प्राइम मिनिस्टर को कोई इत्तला मिली होगी, हमें नहीं पता, ना हम अमीन हैं ना अमानतदार हैं किसी भी इत्तला के, हमें सिर्फ ये पता है निकाले गए या चले गए। वाह वाह। अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि जैसे तानिया इदरीस साहिबा के बारे में ये कहा जाता है कि वो मोहतरम जनाब जहांगीर खान तरीन साहब के रेफरेंस से उनकी इंडक्शन हुई थी, तो क्या डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब भी जहांगीर खान तरीन साहब की ही लॉबी का हिस्सा थे? वो दो मिसरे हैं, एक तो ये कि अभी आए भी ना थे और निकाले भी गए। वाह। और एक शेर है कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब पता नहीं ये दो लोग हैं, दोनों पर दो में से कौन सा शेर किस पे आएगा?
लेकिन देखिए जिस तरह चुगताई साहब ने कहा, ये तो अचानक ही एक बॉम्बशेल ही था। आज तो कोई सोच भी नहीं सकता था, आज इस्तीफों का दिन भी नहीं था, आज तो बुध का दिन था। तो कहां से इस्तीफे आने थे आज? हाँ। इस्तीफों की रिवायत तो यानी इस किस्म का भंजाल तो वो जुमे के रोज हुआ करता जुमे है के रोज होता है, गुज़श्ता 4 साल से हमारी सियासत में। हाँ। लेकिन ऑन सीरियस नोट देखें, बुध इस्तीफे आने बुध चाहिए के दिन थे, तो गोश्त का भी नागा होता है। लेकिन जिनकी आने चाहिए थे उनके नहीं आए। उनके नहीं आए। सवाल ये, अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं इमरान खान साहब की कैबिनेट में कि जो मुस्तहिक है कि उनसे इस्तीफा लिया जाए, वो खुद अच्छा। भी ना दे, लेकिन ना तो वो खुद देते हैं किसी शर्म के मारे, ना इमरान खान साहब दे रहे तो हैं। उनका क्यों ना इन दो उनका लोगों से नाम ये लेके दो उन तक पैगाम पहुंचा दिया होम्योपैथिक जाए। किस्म के वजीर थे बेचारे, इनका तो कोई इतना दखल भी नहीं था, हाँ, ना ये इतने कोई यानी ऐसे किसी एसेट के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी कोई रियासती वसाइल के ऊपर काबिज हुए हुए हैं। हाँ, जैसे फैसल वाडा साहब, आप देखें ना, फैसल वाडा साहब की दोहरी शहरियत का मामला आ गया, फैसल वाडा साहब के एसेट बियॉन्ड मींस का मामला आ गया, मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया। जनवरी में समाअत होना थी, अब ये हम अगस्त में माशाल्लाह दाखिल हो रहे हैं, समाअत होने का नाम नहीं ले रही है। इलेक्शन कमीशन में वाडा साहब अपने वकील पेश नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको आखिरी मोहलत दे दी है, जिनसे इस्तीफा मांगना चाहिए था इमरान खान साहब को कि भाई जब तक तुम्हारे एसेट बियॉन्ड मींस का मामला क्लियर नहीं होता, तुम मेरी कैबिनेट के ऊपर एक स्टिग्मा हो, एक सवालिया निशान हो, क्योंकि मैं इमरान खान हूं। मैंने ये कौम से वादा किया था बतौर वजीर आजम अपने पहले खिताब में कि एहतसाब मुझसे और मेरी काबीना से शुरू होगा। भाई तुम मेरी काबीना में हो, तुम किसी लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हो। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं किया। इसी तरह से जिनको उन्होंने निकाला साकिब निसार साहब की वजह से, आजम सवाती साहब को उनको वापस लेकर आ गए। हाँ। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि इस दोनों बेचारों ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो आजम सवाती से भी बड़ा जुर्म है। अच्छा, यानी रियासती वसाइल का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके उनको गुमाश्तों की तरह ले जाके एक गरीब और मजदूर खानदान को तशद्दुद का निशाना बनाना, इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? या फैसल वाडा साहब पर जो इल्जाम है उससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है? समझ नहीं आ रही कि ये क्यों निकाला है। जी, हम ऐसा करते हैं कि प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब की मदद लेते हैं, वो शायद थोड़ी सी वजाहत हमें दे दें कि क्या वजह हो सकती है कि उनको नहीं निकाला गया जिनकी तरफ आपका इशारा है, और इनको निकाल दिया गया जिनकी तरफ शायद किसी का भी इशारा नहीं था। ये हमारी सियासत जो है, मुझे क्यों निकाला के फेज से निकल ही नहीं रही। अच्छा, जो 2017 में या साबिक वजीर आजम नायल हुए, हाँ, तो उसके बाद उन्होंने एक सवाल किया, मुझे क्यों निकाला। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, और जो बरकरार रह गए हैं उस्मान बुज़दार साहब, अवाम ये सवाल कर रहे हैं मुझे क्यों नहीं निकाला। तो और दूसरा क्योंकि शायराना मौसम है, चुगताई साहब ने बड़े अच्छे शेर पढ़े हैं, तो मैं भी एक शेर जो मशहूर है, वो गुज़दार साहब के बारे में कहा जा रहा है इन्हें क्यों रखा, क्यों रखा ये तो क्योंकि शायराना पैराए में आपका प्रोग्राम है, और बड़ा मशहूर शेर है कि जुर्म आदम ने किया और सजा बेटों ने पाई, अदलो इंसाफ का अच्छा मेयार बना रखा है, जो कवाली में बना। तो इस तरह के जो पैमाने हैं निकाले जाने में और ना निकाले जाने में, इनके दौरान है। लेकिन ये इस वक्त सीरियस है क्योंकि ये हुकूमत जो है ये तब्दीली के नारे पे थी, और ये तीसरी ऑप्शन बन के आई, और लोग गवर्नेंस से, पीपल्स पार्टी नून लीग की गवर्नेंस से तंग भी थे। तो होप का स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। एक चीज़ तो पॉजिटिव है कि इमरान खान साहब रीशफल या कुछ लोगों को निकालते हैं, लेकिन जिस जानिब अमीर अब्बास साहब इशारा कर रहे हैं, अगर आपने एक बामानी रीशफल करनी है और गवर्नेंस के प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, तो फिर आपको एक ऐसी रीशफल की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसकी वजह से अच्छा अवाम में एक पॉजिटिव साइन दे कि प्राइम मिनिस्टर मीन्स बिजनेस। अब पेट्रोलियम के जो एडवाइज़र है नदीम बाबर साहब, अब ये प्योरली एक गवर्नेंस का इशू है कि 12 बजे पेट्रोल है, 12:01 पे सस्ता पेट्रोल नहीं है, और जो शुगर की प्राइस और वीट की प्राइस है, इसकी भी लाइट में इन द लाइट ऑफ सही है, ठीक है, उस तरफ हम चलते हैं। लेकिन शकील रामे साहब, क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस ये जो 2 SAPM गए हैं, इसमें वजीर आजम की एक स्ट्रॉन्ग विल नज़र नहीं आ रही इसके अंदर के जनाब जिसको लगा उन्हें कि सही काम नहीं कर रहे उनको घर भेज दिया? ये तो जी जो निकाला है जिन्होंने वही बता सकते हैं कि उसमें इनकी विल है कि क्या मसला है। अच्छा, तो है मेरा तो इन चीजों में कोई करा है, आपको पता है कि इस पे असर भी नहीं हुआ, मुझे नहीं इस चीज में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि ये क्या पॉलिटिकल ये आपस में क्या कर रहे हैं। तो मेरे से तो जब आप बात करेंगे तो हम इकोनॉमिक्स पे जरा यानी कि इकोनॉमी पे बात करेंगे ज्यादा। मैं चाह रहा था कि डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर आपकी इनपुट अहम है यहाँ कि जो डिजिटलाइजेशन
जो डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान की बात थी, तो मैं बड़ी देर से इस चीज़ को मेंटेन कर रहा हूँ, क्या हम पाकिस्तान उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जिस पे हम बात करेंगे हम 5G पे जा रहे हैं, कि या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि जो एक डोमेन है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, क्या हमारी वो बेस बन चुकी है? मेरा इस पे हमेशा से ये सवाल रहा है। अब देखें ना कि किसी को कह देना कि अगर मेरे अपने रिसोर्सेज को, स्किल को देख के मैं बात करूं तो मैं कहूँ कि शायद मैं एक मेहरान भी नहीं खरीद सकता, मगर बात करूँ जनाब जो कि ओडी आती है या जो BM आती है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, नो डाउट अच्छी गाड़ी है, मगर क्या हमारी हम उस स्टेज पे हैं कि उसको खरीद सकें कि या हम उसको चला सकें? बात यह है कि जब डिजिटलाइजेशन की बात करते थे कि हमें अब याद होगा कि लास्ट ईयर पे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हवावे के दरमियान शायद एक एग्रीमेंट हुआ था 5G के हवाले से। देखिए उसमें मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ कि अगर हम सारे रिसोर्सेज को लगा के सारा सिस्टम चला दें तो हमें कम से कम 7 साल चाहिए कि हम 5G को चलाने की बेस बना सकें। अच्छा, तो ये जो चीजें ना ड्रीम सेलिंग, जो ड्रीम सेलिंग की जो एलिमेंट्स हैं ये निकालने पड़ेंगे। हम जो इकोनॉमी है बेसिकली इस वक्त हम प्राइमरी से सेकेंडरी के दरमियान इकोनॉमी लाए कर रहे हैं। बेसिकली हम कमोडिटी मार्केट है, यहाँ पर हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और अभी हम बात ये कर रहे हैं जनाब, हमने ये सेकेंडरी पे भी नहीं जाना, टर्शरी पे भी नहीं जाना, हमने जो कि फोर्थ रेवोल्यूशन उसमें डायरेक्ट दाखिल हो जाना है। ये मुझे बात समझ नहीं होती, ना समझ आती ना हजम होती है कि हम कैसे बात कर रहे हैं। मैं उसको एक छोटी सी मिसाल देके बात को कंक्लूड करूंगा। अब चाइना को देख लें, लास्ट 41 ईयर से वो किस तरह तरक्की कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है, वो भी बात कर रहे हैं कि हम 2021 में मॉडरेटली डेवलप कंट्री होंगे। और हम चाह रहे हैं कि जो भी प्राइमरी इकोनॉमी से आगे नहीं चल सके, हम चाह रहे हैं कि हम 5 साल में हम दुनिया की एक मॉडर्न इकोनॉमी बन जाएंगे। तो खुदा इन चीजों से निकालें जो चीजें होती है ना, आप अगर कौम को लेके चलना है या कल को अपनी क्रिटिसिज्म नहीं देखनी, तो रियलिटी बेस्ड जो होती है वो चीजें बात करनी चाहिए, ना कि आपको ड्रीम सेलिंग की बात करनी चाहिए। आप इस तरह अपने बारे में मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा जनाब ये अब 5G होगी, ये हो गया, वो हो गया। सही है। अच्छा, मतलब ये कहा जा सकता है आपका जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें ग्रेजुअली आगे मूव करना चाहिए और डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर यकीनन आपकी ये रियलिटी है। हाँ। और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दो चीजें ऐड करना, आप जितना मर्जी करते रहे, इधर उधर की मारते रहे, इसको हम बोंगे कहेंगे। असल रियलिटी ये है कि आपको इकोनॉमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च, उसका स्टेटस और आपका ह्यूमन रिसोर्स, उसके मुताबिक चलना है। अभी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स बता रहा है हमें, वो ये बता रहा है कि हमारे चंद ग्रेजुएट्स हैं कि जो इस फील्ड में हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं कि जिस तरह आज से 30-40 साल पहले वो भी ज्यादातर करीम और उबर चला रहे हैं मार्केट को डेवलप करने के लिए, हम उस तरह उसको यूज कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेज में दाखिल हो सकें। अब अगर ये कहेंगे हम पहले ही दाखिल हो जाएंगे, अब देखें जो है ना ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सिर्फ ह्यूमन का नहीं है बल्कि आपकी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की भी बात होती है। हम टेक्नोलॉजी में बनाते क्या, वो ये ठीक है। मुझे बताया जा रहा है गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रख सकेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद खुश आमदीद। जनाब नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत आम सवाल मैं उनके सामने रख रहा हूं, तमाम शुरका के सामने रख रहा हूं। कल की भी गुफ्तगू का खुलासा हमारा ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में तर्ज हुक्मरानी है वो बोसीदा हो चुका है। इंसाफ का हुसूल भी लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। शायद कुछ ताकतवर लोग कानून की जो मुँह शगाफियाँ हैं उसमें से रास्ता निकाल के हुसूल इंसाफ में कामयाब हो जाते हैं। ये भी एक माहिराना राय कल हमारे सामने आई। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम अपने इर्तका के मराहिल से गुजरते गुजरते ठोकरें खाता हुआ आज जिस मुकाम पर पहुँचा है, तो हमें पता नहीं चल रहा कि इस वक्त जो हुकूमत है ये किस निज़ाम के तहत चल रही है। आया कि ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, ये नीम सदारती निज़ाम है, या ये कोई ऐसा निज़ाम है कि जिसका नाम बाद में रखा जाएगा। नासिर बेग चुगताई साहब, देखिए ये बिल्कुल मिक्स प्लेट है। ये इसमें छोले भी हैं, चाट भी है, पपीता भी पड़ा हुआ है और कुछ ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिशात ये हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में हो। अच्छा, सब कुछ मेरे हाथ में हो, सब कुछ मैं करूं, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कोई ना कोई इसके रास्ते में आ जाएगा। अवाम नहीं आए तो कोई और आ जाएगा, पार्लियामेंट नहीं आई तो कोई और आएगा।
पूरे 13 तक किसी को नहीं मिलेंगे, ये तो तय बात है। दूसरी बात ये कि मौजूदा पार्लियामेंट जो है वो हिसाब से बहुत कमजोर है कि उसके पास इश्यूज नहीं है, उसके पास झगड़ा है सिर्फ। वो लड़ते हैं आपस में, वो गुफ्तगू को नहीं कर सकते, वो बहस नहीं कर सकते। जब मैंने आप लोगों से, आप छोटा ही हूँ, सबसे छोटा हूँ मैं आपसे, जी जी जी, लेकिन बहुत जमाना देखा है मैंने, बहुत जमाना देखा है मैंने। मुफ्ती महमूद की पार्लियामेंट देखी है जब मैं 17-18 साल का था। फिर भी आप छोटे हैं अभी। मैं और छोटा हूँ। अताउल्लाह मैंगल को देखा है मैंने, वली खान को देखा है मैंने भुट्टो साहब को देखा है बोलते हुए। और क्या उम्दा जमाना था वो कि भुट्टो साहब एक बोतल लेके दौड़ते हैं मुफ्ती महमूद की तरफ, और मुफ्ती साहब पीछे हट जाते हैं, बोतल में क्या है, तो आवाज ये डरे नहीं, उसमें शराब नहीं है, वो सुनाते हैं, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो तेल था, हमारे पेट्रोल निकला था। ये क्या हमारी पार्लियामेंट थी यार। और फिर भीड़ बहुत तगड़ी थी। फिर और दौर देखे, ये पार्लियामेंट जो मैं देख रहा हूँ, डीजनरेशन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, जर्नलिज्म से लेकर पार्लियामेंट तक जो डीजनरेशन है हमारे पास, वो सिस्टम में आ गई। डेमोक्रेसी में भी आ गई है। डेमोक्रेसी की वो वैल्यूज नहीं रही जो होना चाहिए। हमारे और भी इलाके में पार्लियामेंट्स हैं, उनमें ये हरकतें नहीं होती। झगड़े बहुत होते हैं वहाँ पर, बहुत तफंगबाजी होती है, लेकिन इशूज पर वहाँ डिबेट होती है, वहाँ इशूज पर बात हो रही होती है, जट पे इल्मी बहस हो रही होती है। अभी जो शरीयत का बिल था उस पर तकरीरें हुई हैं, अगर वो सुन लें आप तो कमाल की तकरीरें। कभी अबुल कलाम आज़ाद याद आते हैं, कभी फुरिश काश्मीरी याद आते हैं, बहुत ऐसी तकरीरें थी। हमारे यहाँ तकरीरों का मेयार भी खत्म हो गया। अबे और तुझसे बात होती है तो बाहर निकल मैं देख लूंगा। आज जो मखदूम शाह महमूद साहब कर रहे थे, तो मुझे तो वो पहले भी कह चुका हूँ, एक फिल्म थी हिंदुस्तान की, उसमें एक प्रिंसिपल का किरदार था, वो समझ में आया कि वो बोल रहे हैं और उसका जो थूक है वो दूर तक जा रहा है, और बड़ा खतरनाक है कोरोना के लिए। सही है उनका इस तरह बोलना, उनको मास्क लगा बोलना चाहिए। गनीमत यह है कि सबसे अगली नशिस्त में होते हैं, तो इसलिए स्पीकर से फासला ज्यादा होता है। अमीर अब्बास साहब, बोसीदा निज़ाम, बोसीदा होने की तो इंडोर्समेंट दे दी है चुगताई साहब ने, अब जा कहाँ रहे हैं आप, आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा? देखिए, मैं बहुत लिबरल हूं इस बारे में कि कोई भी निजाम, हर निजाम इंसान की फलाह के लिए बनाया गया है। ठीक है। इंसान किसी निजाम की परस्तिश के लिए नहीं बनाया गया। सही। इन दी एंड, अगर मेरे मुल्क में जमहूरियत हो, आमरीयत हो, कोई भी कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, कोई भी इज्म हो, अड़ाप चढ़ाप कुछ भी हो, अगर मेरे मुल्क में कराची में लोग डूब रहे हो, थर में लोग मर रहे हो, सानिया साहिवाल हो रहा हो, मॉडल टाउन का सानिया हो रहा हो, पंजाब, जनूबी पंजाब बर्बाद हो रहा हो, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हकूक के लिए चिल्ला रहे हो, इस्लामाबाद में हम बैठकर यहां पे मसाइल हो, तो भाई मुझे किसी निजाम की परस्तिश तो नहीं करनी ना। मैं तो बहुत लिबरल थॉट्स का हूं इस सिलसिले में। कोई हर्ज नहीं है कि आप जब देख चुके हैं कि आपका ये निजाम जो इस वक्त पार्लियामानी निजाम है, ये एक ऐसा निजाम है कि या तो आपका इसमें जो भी वज़ीर आज़म आए अगले 50 साल तक वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, फिर तो ये निजाम चल सकता है। अगर इस तरह, जो कि नामुमकिन है कि हर वक्त तो नहीं हर कायदे अवान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी या हर पार्टी लेके आ सकती, लिहाजा हर वज़ीर आज़म यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगा, उसका बाजू मरोड़ा जाएगा, कभी ऑपोजिशन मरोड़ेगी, कभी कोई और कुव्वत मरोड़ेगी, इदारे भी देखेंगे कि भाई ये कमजोर है, कठपुतली है, ये तो चल नहीं सकता। लिहाजा आपके मुल्क में सदारती निजाम, मेरे पास इसके लिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। सदारती निजाम का जब आता है तो फौरन हम चले जाते हैं अयूब खान के ऊपर। भाई अयूब खान ही नहीं है सदारती निजाम, सिर्फ अमेरिका में भी सदारती निजाम है, डोनाल्ड ट्रंप भी सदारती निजाम, इवन यूरोप, इवन ईस्टर्न यूरोप में कई ममालिक में सदारती निजाम है। सदारती निजाम का जी, सदारती निजाम का मतलब एक ऐसा सदारती निजाम जो कतअन गैर जमहूरी ना हो, जो शदीद किस्म का जमहूरी निजाम हो, जिसमें कतन कोई गैर जमहूरी चीज ना हो। सिर्फ उसका फायदा यह होगा कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आएगा और वो अपनी काबीना बना सकता है, उसका बाजू कोई नहीं मरोड़ेगा। अब आप देख ले, पहले पीपल्स पार्टी थी तो एमक्यूएम कभी नाराज हो जाती थी, आपको याद होगा, कभी एएनपी रूठ जाती थी। मुझे खुद एक दफा एएनपी के एक बहुत सीनियर, चुगताई साहब उनको जानते हैं, मैंने उनसे पूछा, 2009 की बात है, कि भाई आपने गुलाम अहमद बलोच साहब को दे दी रेलवे की मिनिस्ट्री। गुलाम अहमद बलोच साहब ट्रांसपोर्ट तो चला सकते हैं, पठानों की ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो रेलवे नहीं चला सकते। एएनपी के उस सीनियर आदमी ने मुझे कहा, आज भी इनका बहुत आम मेंबर है, उन्होंने कहा कि भाई हमारी मजबूरी है
अगर हम उनको कहें कि आप ये मिनिस्ट्री छोड़ दें, तो वो चूंकि बिलोर खानदान बहुत बासर खानदान है एएनपी के अंदर, लिहाजा हमारी एएनपी मुतासिर होगी। भाई ये है वो कॉम्प्रोमाइजेस जो इस पार्लियामानी निजाम के अंदर है। लिहाजा कोई हर्ज नहीं है कि आप पाकिस्तान के अच्छे जहनों का इंतखाब करें, उसमें साफी बिठाए, चौकताई साहब जैसे, प्रोफेसर बिठाए, मलिक साहब जैसे, सियासतदानों को बिठाएं, ब्यूरोक्रेट्स को बिठाएं, जजों को बिठाएं, एक कैथारसिस करें, एक डायलॉग करें। डेडलॉक हो चुका है आपके निजाम के अंदर, इसके ऊपर हथौड़ा बरसाएं, जिसे कहते हैं टू क्रैक द लॉक जैम। इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं, हम यही बैठे रह जाएंगे, आप सवाल करते रह जाएंगे, हम भी, हमारे जवाब भी पुराने हो जाएंगे, सवाल भी पुराने हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब क्या करें फिर? अब मैं कहता हूँ कि इनकी अमीर अब्बास साहब की जो तजिया उसमें कौमी दर्द है, और इसके ऊपर कोई शबा नहीं कि इसमें कोई शबा नहीं कि डिबेट होनी चाहिए। सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। और ये भी इन्होंने बड़ा अच्छा क्लैरिफाई किया कि जमहूरी निज़ाम जो है सदारती है, सदारती जमहूरी निज़ाम है। तो मैं अमेरिका और फ़्रांस के लिए दो मिसालें दूंगा कि फ़्रांस में 1789 में इनकलाब आया, बिल्कुल आया, और उसमें माशरे के जो ताकतवर तरीन लोग थे, अवाम ने उनका एहतसाब किया, और फिर एक उसकी आइन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी। उसके बाद अमेरिका में भी एक इनकलाब आया। तो जिस तरह की पाकिस्तान में लोग तवक्को रखते हैं कि सदारती निज़ाम में ये कंप्रोमाइज़ और ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, जो अमेरिका का सदारती निज़ाम है और फ्रांस का, वो पॉलिटिकल फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर पे रेस्ट कर रहा है। सही है। सेपरेशन ऑफ पावर, 3 यानी पिलर ऑफ याफ्ता तबके को चैलेंज करने के बाद आया वो। नहीं, वो एक तो वो चैलेंज आया, वो हमारे यहाँ चैलेंज नहीं हुआ। दूसरा ये कि इख्तियारात का मरकज़ सदर नहीं है उस फ्रांस और अमेरिका के सदारती निज़ाम में। उसमें कांग्रेस और सेनेट के पास भी वो चेक कर सकती है सदर के इख्तियारात, उसमें अदलिया के भी इख्तियारात है। अब मैं आपको मिसाल दूँ, ट्रम्प दुनिया के और अमेरिका के सबसे ताकतवर लोग आदमी हैं जी, सियासी शख्सियत है, उनके बहुत सारे डिसीजन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किए। दूसरा, इस वक्त अमलन सदारती निज़ाम है। ये जो 4-5 इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ में इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड लोग, टेक्नोक्रेट लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं टाइप के। तो इस मौजूदा सदारती निज़ाम में क्यों नदीम एलानिया सदारती निज़ाम नहीं, गैर एलानिया सदारती निज़ाम में नदीम बाबर साहब तो गुलाम सरवर के मुकाबले में बहुत कैपेबल है और ऑयल कंपनियों का तजर्बा भी है। पेट्रोल की क्यों शॉर्टेज हुई? जफ़र मिर्ज़ा साहब WHO के एक काबिल तरीन डॉक्टर हैं, तो शेख रशीद को कहना पड़ा टीका ब्लैक हुआ एक। तो ये जो इस वक्त निज़ाम है, कहना है कि शेख रशीद जैसों ने उनको घर भिजवा दिया। आखिरी फिक्रे में ये कहना चाहूँगा, निज़ाम के साथ साथ निज़ाम दीन के एहतसाब का भी वक्त आ गया। वाह वाह। शौकत अजीज साहब कागजात नामजदगी जमा करा रहे, उसके साथ गौर अयूब, उनके बेटे अख्तर, वो अपना उमर अयूब, शेख रशीद, चौधरी शुजात, परवेज इलाही और इजाज़ुल हक सारे खड़े। निज़ाम सदारती हो या जमहूरी हो, ये 20-30 लोग हैं जो आपको हर निज़ाम में प्रोमोट होते दिखाई देते हैं। तो इसलिए अब निज़ाम की रिफॉर्म के साथ साथ निज़ाम दीन से भी कुछ सवाल और जवाब हो जाना चाहिए। रामे साहब, रिफॉर्म्स के हवाले से क्या व्यूज़ हैं आपके? रिफॉर्म्स का वक्त आ गया है या अभी मजीद कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा हमें? देखें, पहली बात तो यह है कि अभी जमहूरियत से बात हो रही थी, मैं एक आपके साथ एक कोट शेयर करता हूँ। जी जरूर। ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियंस थे 18 में, उसने बॉस ट्वीट, उसने कहा था, आई डोंट केयर हु डज द इलेक्टिंग एज लॉन्ग एज आई गेट टू चूज द कैंडिडेट्स। अच्छा, तो जब तक यानी कि सिस्टम में जो है ना, अभी अमेरिकन की हम बड़ी मिसाल देते हैं या यूके की मिसाल देते हैं, उस सिस्टम में भी यही प्रॉब्लम है कि वहां पर जो कि बेसिक रोल प्ले होता है उनकी, वो प्ले करते हैं उनका प्राइवेट सेक्टर, कि जो उसको कैसे वो प्ले करती है फंडिंग के नाम पे। अब वो देखते कौन सा कैंडिडेट कितनी फंडिंग मूव कर सकता है, फिर वो कैंडेंसी भी आता है। इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान की जहां तक हम बात करते हैं, हमारा जो है कि लिबरल जो कि हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की, ये दुनिया भर में ये अब डिक्लाइन पे है। अब जिस मर्जी मुल्क में चले जाए, इशू क्या है, क्यों डिक्लाइन पे है? ये डिलीवर नहीं कर सका। डिलीवर करने की सबसे जो कि हम बात करते हैं कि वो ये है कि इसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि कोई भी आप सिस्टम बनाने की कोशिश करें ना, अल्टीमेटली ये इकोनॉमी पे आता है, क्योंकि लोगों की जो लाइफ है वो इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होती है। ये चीजें जो होती है ना, यानी कि नारे लगाना, आइडियोलॉजी लगाना, ठीक है, सारी चीजें होती है, मगर लोगों को रोटी भी चाहिए, लोगों को रोजगार। रामे साहब से एक सवाल कर सकता हूँ? रामे साहब, आपसे एक तालिब इल्म की हैसियत से सवाल कर रहा हूँ कि 400 साल की तारीख में कोई एक मुल्क बता दें कि जिसने जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी के बगैर तरक्की की हो। चाइना बादशाह नहीं है, चाइना की मिसाल दी जाती है,
और चाइना कोई सल्तनत भी नहीं है, वहाँ एक सियासी पार्टी की हुकूमत है। तो कोई एक मिसाल मुझे बता दे कि जमहूरियत और आइनी इदारों के और आइन और कानून की ठीक है, हुक्मरानी के बगैर आपका तरक्की सवाल की। आ गया। गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रख सकेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम मौजूद हैं स्टूडियो में, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हैं। ताहिर मलिक साहब, 18वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है हमें। डेवोल्यूशन हो गया और बहुत सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सूबों के पास चली गई, बजट भी चला गया, और एक उसकी अमली जो मिसाल पिछले 12 साल से कंटिन्यूटी की नज़र आती है वो सिंध हुकूमत और सिंध सूबे की है। अभी मैं सिंध की गवर्नेंस पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सर्विस डिलीवरी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिंध गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत के पास है। सवाल ये है कि जब सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेने की कोशिश की जाती है तो फिर सईद गनी साहब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जैसी आज उन्होंने की। आज जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है और जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को आड़े हाथों लिया है, तो क्या मीडिया जो है वो सिर्फ बेज़रर मौज़ूआत पे ही बात कर सकता है? क्या हुकूमतों की कारकर्दगी के ऊपर जायज़ा लेने का हक़ नहीं है मीडिया का? बिल्कुल हक़ है, और मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की डिलीवरी के इशूज़ हैं, प्रोविंशियल के भी हैं, और जब आप पैसे लेते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी लेते हैं, ऑटोनॉमी लेते हैं, फाइनेंस का एक बड़ा चंक भी लेती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आती है, जवाब भी देना पड़ेगा। और अब जो कराची का इशू है इसके ऊपर एक दिखाई, ये जिम्मेदारी इन्होंने खुद ली, मुराद अली शाह, सईद गनी ने। भाई सारी हुकूमतों ने पाकिस्तान के बलदियाती निज़ाम को मफलूज कर दिया, जमहूरियत का नाम लेते हैं। पिछली 2 गवर्नमेंट्स ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने हत्ता इम्कान कोशिश की कि बलदियाती ना हो इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गला घोट दिया बल्दियाती निज़ाम का। अब आप देखिए, कराची की अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती तो फिर उसके ऊपर ब्लेम आता। अब वजीर आला जब वहाँ के मेयर भी बनेंगे तो फिर वजीर आला को जवाब भी देना पड़ेगा, और ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि हम इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट बना नहीं रहे, और उसकी वजह से हमारी जो अर्बनाइजेशन के इशूज़ हैं, जो डिलीवरी के इशूज़ हैं, और जो सिविक फैसिलिटीज़ का चौक हो जाना है, और सबसे बड़ी वजह है कि हमने फाल और मरबूत बलदियाती निज़ाम तश्कील नहीं दिया, और हमें गैर जमहूरियत वार में जनरल मुशर्रफ हो, अयूब खान हो, एक बेहतर बलदियाती निज़ाम नज़र आता है जी। तो यहाँ एक विल की बहुत तो इसका मतलब है कि बलदियाती निज़ाम जो है वो नक्शे कोहन है, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। अमीर अब्बास साहब, सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारी टोटल अपने हाथ में रखी हुई है, फंड भी अपने हाथ में रखा हुआ है, अब मीडिया उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो आंखें बाहर निकाल के मीडिया को धमका रहे हैं, क्या हो रहा है ये? हालांकि ये वो जमात है जिसको हम समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा आइन की पासदारी करने वाली जमात है। ये वो जमात है जो सबसे ज्यादा आजादी राय की बात करती है। यहाँ बिलावल साहब जब इस्लामाबाद आते हैं तो वो कहते हैं इमरान खान सहाफत का गला घूंट रहा है, इमरान खान मीडिया का गला घूंट रहा है। कभी इनको मीर शकीलुर रहमान की असीरी याद आ जाती है, कभी इनको मतीउल्लाह जान के पास पहुंच जाते हैं। और अभी मैंने तो नहीं सुना, आप ही की जुबान से हम सुन रहे हैं कि सईद गनी साहब ने आज माशाल्लाह हम सब पे भी अच्छा खासा तबर्रा किया है जी। तो देखें, ये नहीं हो सकता कि आप या तो आप हाथ खड़े करते हैं, पूरी दुनिया में होता है, जो लोग नहीं डिलीवर कर पाते लोग खुद से वॉलंटरली रिजाइन करते हैं भाई, कोई उनके कोई निकालने के लिए बाहर नहीं आता, वो खुद कह देते हैं। 6 महीने के बाद जापान में साल के बाद हुकूमतें टूटती रही, जमहूरी मुल्क है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में शामिल है, हर साल के बाद हुकूमतें टूट जाती थी, कुछ नहीं हुआ। आप हाथ खड़े कर दें कि भाई हमें 12 साल मिल गए, हम हक अदा नहीं कर सके, आए ये थाल में रख के दे रहे हैं, जो हमसे बड़ा कोई तुरम खाने आके चला ले, पता लग जाएगा कि भाई कोई किसी और में कोई है तप्पड़ के नहीं है। आप किसी और को आने भी ना दें और खुद भी कुछ ना करें, और अगर कोई सवाल करे तो उसका भी टेंटवा दबा दें, तो इस तरह तो बात नहीं बनती ना। अब आप ये देखें, मैं छोटी सी मुख्तसर आपको मिसाल देता हूं। अगर कोई ये कहे कि जी भी कराची में बहुत बारिश आ गई, चूंकि अल्लाह ताला ने इतनी अब्र रहमत बरसा दी कि भाई कराची का सिस्टम ही चौक हो गया। कराची में चुगताई साहब वहां बैठे हैं, सालाना 8 से 12 इंच बारिश होती है, एनुअल जो रेनफॉल है 8 से 12 इंच। सिंगापुर में
रजा जैदी साहब 90 इंच बारिश होती है, वो तकरीबन रोज बारिश होती है वहाँ। हाँ, रोज बारिश होती है औसतन। और कोपेनहेगन में, डेनमार्क के कोपेनहेगन में 46 इंच बारिश होती है। अब सुने दिल थाम के, कोलंबिया का शहर है कोयब्दो, कोयब्दो में 290 इंच बारिश होती है सालाना। इक्वेटोरियल रीजन है ओ जी। बाबा, वहां ना कोई छप्पड़ बनता है, ना कोई कचरा कुंडी है, ना घरों में पानी घुसता है, ना अंडरपासेस चौक होते हैं। आपके यहाँ 8 इंच बारिश, वहां 290 इंच बारिश में ऐसा कुछ नहीं होता। आपके यहाँ 8 इंच बारिश में जो है वो सारा सिस्टम एक्सपोज हो जाता है। कैसे हो सकता है? देखिए, इरविन आइजनबर्ग एक अमरीकी मुसन्निफ है, उसने 1974 में किताब लिखी, द नेशंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट जी। वो अपनी किताब में लिखता है कि कराची शहर जो है ये 1900 की दिहाई में, यानी सन 1900 की दिहाई में अंग्रेज ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, सही है। और 1940 की दिहाई तक ये जनूबी एशिया का, बड़े सगीर नहीं, साउथ एशिया का सबसे साफ शहर था। लेकिन 1940 के बाद इस शहर पर बोझ बढ़ना शुरू हो गया। सही। 1988 में द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रिपोर्ट दी और उसने कहा कि अगर कराची इसी तरह से बेहंगम तरीके से फैलता रहा, एक वक्त आएगा कि ये दुनिया का नाकाबिले रिहायश शहर बन जाएगा। सही है। अमीर अब्बास, मुझे तेजी से आगे बढ़ना है, नासिर बेग चुगताई साहब की तरफ इख्तितामी मराहिल लें। चुगताई साहब, अब क्या सूरत हाल है? आप कराची में बैठे हुए हैं, हमसे ज्यादा वहाँ के हालात को खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है अब? देखिए सर, बात यह है कि अगर सईद गनी ने कोई ऐसी हरकत की है तो हम जो रिपोर्टिंग करते थे तो हम ऑन द स्पॉट काम दिखा दिया करते थे, मतलब हमें बर्दाश्त नहीं होती थी। प्रेस क्लब बात की बात है, आई विश कि मैं क्लिप दिखा सकता हूं। उन्होंने एक सहाफी को मुखातिब करके कहा कि हाँ भाई, तुम पूछो सवाल, तुम लिखवा के लाए हो ऊपर से, तुम्हें कहा गया होगा कि ये सवाल पूछना, तो पूछो तुम सवाल। यार जी, वही पकड़ लेते भाई। हाँ, पहली बात तो ये, उसके पे खबर जानी नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो जर्नलिस्ट वहां बैठे थे उनकी जिम्मेदारी थी कि वही पकड़ते हो। सही कहा। नंबर 2, मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। सर, डिवैल्यूएशन कहाँ हुआ, किसने बताया आपको? डिवैल्यूएशन सूबों को इख्तियार देने से नहीं होता। अच्छा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के कहीं पर बल्दियाती निजाम को इख्तियार हासिल नहीं है, नहीं मिला। दुरुस्त। कराची में बल्दियाती निजाम है, कहने को है, मेयर साहब भी हैं जो खत्म हो जाएंगे 4-5 दिन के बाद, उनका सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कि जब तक आप डिवैल्यूएशन नीचे तक नहीं करेंगे इख्तियारात की, नाला साफ करने के लिए, अच्छा नाला भी बड़ी अजीब चीज है, ये जब इस पर तामीरात हो रही थी, ये बात है 30 साल 40 साल पहले की, तो उस वक्त कभी किसी को होश नहीं आया, कभी किसी ने देखा था कि नहीं। यहाँ बस्तियां बन गई, चाइना कटिंग हो गई पूरे कराची की। मैंने इस नाले को 20-20 फीट चलते हुए देखा है, सही। दरिया की तरह, सही। लियारी नदी में गिरते हुए देखा है, बहुत खूबसूरत मंजर हुआ करता था। दुनिया कहती है कि ऐसे नाले बंद ना किए जाएं, इनके चारों तरफ ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, इनके दूर तक आबादी नहीं होनी चाहिए, सही। ये दुनिया कहती है। और फिर उसको चलने दें, आप चोकिंग पॉइंट ना बनने दें। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया था। मैंने वक्त में गुंजाइश खत्म होने के बाद इस गुफ्तगू के दिलचस्प सिलसिले को हमें यहीं पर समेटना होगा। कल इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमानान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन के लिए निकाला। कोविड की एहतियात जारी रखें, अपना बहुत ख्याल रखिए। जी पाकिस्तान के लिए।